वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर के एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉलीमर। पॉलीमर को हिंदी में कहा जाता है बहुलक। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि पॉलीमर या बहुलक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका प्रयोग और यूज़ जिसको हम बोलते हैं उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और उसके कुछ गुणों के बारे में भी, प्रॉपर्टीज़ का भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर में किस तरह की एक अलग ही गुण या प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसकी वजह से उसका इतना उपयोग आज के समय में इतना हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जान ले पॉलीमर या बहुलक क्या होता है। तो पॉलीमर आर अ स्पेशल काइंड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मेरीज मीन्स पार्ट्स और रिपीटिंग यूनिट्स। तो जैसा कि मैं बता दूं कि पॉलीमर जो वर्ड है वो ग्रीक से आया है, और इसको अगर हम पॉलीमर को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, पॉली और मेरी, मतलब पॉली का मतलब होता है मैनी और मेरी का मतलब होता है पार्ट्स। तो a polymer consists of a long chain of repeating molecules, monomer that are attached in a end-to-end fashion. इसको अगर हम सीधे शब्दों में एक आप माला को देखेंगे, एक जैसे माला होती, हार होता है, तो उसमें मोतियाँ कैसे लगी रहती है। एक तरह की मोती अगर लाल रंग का वो माला है या हार है, तो उसमें एक ही तरह की मोती को जब हम सीक्वेंस में लगाते हैं एक लंबी चेन बन जाती है, एक श्रृंखला जैसी हो जाती है। तो अगर हम उस मोती को अगर एक तरीके से हम मोनोमर बोल दें, तो एकलक, जिसको मोनोमर को हिंदी में कहते हैं एकलक, तो वो जब आपस में ऐसी श्रृंखलाएं बनाती हैं तो ही पॉलीमर का निर्माण यानी बहुलक का निर्माण होता है। ठीक है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि कई सारे लंबे कणिकाओं से बनी चेन से बना हुआ होता है। यहाँ पर पॉलीमर की सारे गुण इसके मौलिक कणिकाओं या जिसको हम एकलक की बात करें कि ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। कोई पॉलीमर रबर की भांति लचीले होते हैं, तो कई पॉलीमर शीशे की तरह नाजुक और ठोस होते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो श्रृंखला अलग अलग जैसे जिस मोनोमर से जो भी पॉलीमर मिलके बना है वो उसके जो गुण होते हैं उस मोनोमर के हिसाब से रहते हैं। तो जैसे पॉलीथीन आपको पता है, जो उसमें मोनोमर यूनिट इथीन मॉलिक्यूल है, वो एक लंबी श्रृंखला बना रही है, पर जब एक पॉलीमर बन के तैयार हो रहा है पॉलीथीन, वो लचीला होता है। पर ठीक उसी तरीके से हम बेकलाइट की बात करें तो बेकलाइट भी प्लास्टिक का ही फॉर्म है, तो उसमें पर क्या है वो बहुत ठोस होता है, बनने के बाद मोनोमर यूनिट बहुत ज़्यादा ठोस और हार्ड हो जाती है। तो अलग अलग जो गुण पॉलीमर में पाए जाते हैं, चाहे वो ठोस हो चाहे वो लचीला हो, तो ये निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के एकलक या मोनोमर से बना हुआ है। ठीक है, अब जैसा भी मैंने वही बोला कि अगर हमको मोनोमर को समझना है तो एक हार ही समझ लीजिए जिसमें बहुत सारे 100-200 मोतियाँ आपस में जुड़कर एक हार का निर्माण कर रही हैं, एक बन रहा है। तो उसमें डिपेंड करता है कि वो हार किस रंग का है, तो अगर वो लाल रंग की मोतियों से बना है तो लाल रंग का हो जाएगा, अगर उसमें हरे रंग की मोतियों से बना है तो वो उस तरीके का दिखाई देता है। तो उसी तरीके से पॉलीमर की बात करें तो देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे 4 तरह के मोनोमर यूनिट्स आपस में कैसे जुड़ गए। तो ऊपर में देखिए एक सिंगल चेन, एक श्रृंखला के तौर पे एक लंबी चेन की तरह आपस में एक जो मोतियाँ हैं जुड़ गई हैं। तो जो हम मोतियों को जो बीड्स बोल रहे हैं, असल में एक तरीके से आप उसको मान लीजिए एकलक है, एक मोनोमर है जो दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ कर ये सब एक ही प्रकार का मोनोमर यूनिट है जो जुड़कर एक सिंगल लंबी श्रृंखला बना रहा है। एक में देखिए मोतियाँ लंबी श्रृंखला भी बना रही हो, बीच बीच में ब्रांच के फॉर्म में जुड़ भी गई हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये तो ब्रांच है, यहाँ पर आप तीसरे सेक्शन में देखिएगा बीच में भी जुड़कर, मतलब एक 3 डायमेंशनल जहाँ भी समझ में उनको स्पेस मिला, ऐसे मोनोमर यूनिट एक लंबी श्रृंखला में एक लॉन्ग चेन में भी जुड़ गई हैं, और साथ ही साथ 3 डायमेंशनल मतलब तीनों तरफ से आकर बंध कर मोनोमर यूनिट आपस में जुड़कर भी श्रृंखलाएं बनाती हैं। तो ये चारों ही प्रकार जो आप देख रहे हैं ये अरेंजमेंट है कि कैसे मोनोमर आपस में जुड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक लंबी श्रृंखला ही बनाएं, वो ब्रांच के फॉर्म में भी आपस में जुड़ जाती हैं। क्रॉस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक मतलब 3 दिशाओं से आपस में मोनोमर यूनिट जुड़ जाती हैं तो भी एक मोनोमर का निर्माण हो सकता है। अब आप लेंथ की बात करेंगे कि मोनोमर कितना लंबा हो सकता है, उसमें कितने मोनोमर यूनिट हो सकते हैं, तो इसका कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप नहीं कह सकते कि हाँ, आप जैसे पॉलीथीन की हम बात करें या पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर की बात करें तो उसमें कितने यूनिट्स होगा। ये आपको बता दूं मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि पॉलीमर टिपिकली कंसिस्ट बिटवीन 20,000 to 40,000 इंडिविजुअल मोनोमर। पता है एक पॉलीमर में जो मोनोमर आपस में जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं वो 20,000 मोनोमर्स से लेकर 40,000 मोनोमर्स यूनिट हो सकते हैं।
ठीक है। तो दिस चेन लेंथ इज व्हाट गिव द पॉलीमर मोस्ट ऑफ इट डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो अब ये मोनोमर जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण अलग या भिन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलीमर की चेन कितनी लंबी हो सकती है। 20,000 मोनोमर से लेकर 40,000 मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन की बात करें कि पॉलीमर ऐसे जुड़कर जो बन रहा है उसमें क्या गुण होते हैं। फ्लैक्सिबल, लचीला होता है, हार्ड भी होता है, और ये जो इसकी हार्डनेस हो गई और ये लचीलापन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, वो निर्भर करता है कि ये मोनोमर यूनिट आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार में मोनोमर या पॉलीमर या बहुलक को बांटा जाता है, तो उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी कि किस प्रकार से पॉलीमर्स हमको अलग अलग रूप में मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे, या जैसे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे देखिए पॉलीथीन का बहुलीकरण दिखाया गया है कि किस तरीके से, मतलब पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है उसी को हिंदी में हम बहुलीकरण कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ पॉलीमर by the linking of long chain of monomer units। तो जिस प्रोसेस और अभिक्रिया के द्वारा एक पॉलीमर का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को ही हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं, इथीन का मोनोमर यूनिट यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एन, यहाँ पे देखिए सामने में एन लिखा है। इसका मतलब कि कितने मोनोमर यूनिट्स उसकी गिनती नहीं है, मतलब 20,000 से 40,000 के बीच में हो सकते हैं। उनके बीच आपस में फिर उच्च ताप और दाब, मतलब हाई टेम्परेचर भी और प्रेशर में जब ये आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीथीन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और एन अणुओं की संख्या को बता रहा है। ठीक उसी तरीके से पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको PVC बोलते हैं, जिसकी शीट्स बनती हैं। टेफ्लॉन हो गया, CF2 हो, ये जो जितने भी कोटिंग होती है बर्तनों में, नॉन स्टिकी बर्तनों में आपने नाम सुना होगा टेफ्लॉन का, उसकी जो कोटिंग होती है, जो नॉन स्टिकी आयरन होता है, जैसे आप कपड़ा इस्त्री करते हैं उसमें कपड़ा नहीं जलता है, नहीं चिपकता है, तो उसमें जो ऊपर में काले रंग की जो कोटिंग होती है, नॉन स्टिकी जो बर्तन का उसमें काले रंग की जो कोटिंग होती है, वो उसमें ये टेफ्लॉन की होती है। तो आपको बता दूँ टेफ्लॉन जो है वो भी एक मोनोमर है, ठीक है। उसके बाद पॉलीथीन जो हम लोग अभी घर डेली पर्पस में यूज़ करते हैं, तो वो सब एक बहुलक का उदाहरण है। और ये सब कहीं ना कहीं आपस में एक लंबी श्रृंखला, जब मोनोमर ये यूनिट जुड़कर बनाती है, तब जाके हमको इस प्रकार के बहुलक प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्गीकरण पे कि बहुलक का वर्गीकरण कैसे होता है। तो स्रोत के आधार पर पहले आपको सबसे पहले बता दूं, पॉलीमर की क्लासिफिकेशन 4 तरीके से मुख्यतः की जाती है, जिसमें पहला है स्रोत के आधार पर, यानी सोर्स के आधार पर पॉलीमर्स को 2 भागों में बांटा गया है। तो प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक यानी नेचुरल पॉलीमर जो हमको सीधे तौर से प्राकृतिक से या नेचर से प्राप्त होते हैं, तो वे बहुलक जो प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड अम्ल हो गया, प्राकृतिक रबड़ हो गया, सेल्यूलोज हो गया। तो ये सब पॉलीमर के उदाहरण हैं। आपको बता दूं स्टार्च, सेल्यूलोज जो है, ये सब में जो सबसे छोटी यूनिट कार्बोहाइड्रेट की यूनिट रहती है। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक अम्ल की मोनोमर यूनिट होती है। प्राकृतिक रबड़ में आइसोप्रीन यूनिट होती है, जो एक मोनोमर है, जो आपस में श्रृंखला बना के प्राकृतिक रबड़ का निर्माण करते हैं। प्रोटीन की केस में बात करें तो आपने एमिनो एसिड का नाम सुना होगा। एमिनो एसिड आपस में जुड़ के विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। संश्लेषित बहुलक बोले तो वे बहुलक जो कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, मतलब ये इंसान ने बनाए, ह्यूमन मेड, मैन मेड जो बहुलक हैं, उनको ही हम लोग सिंथेटिक रबड़ बोलते हैं। उदाहरण में है पॉलीथीन हो गया, नायलॉन 66 हो गया, PVC हो गया, कृत्रिम रबड़। आपको बता दूं ये जो ट्यूब टायर्स बनते हैं, जो गाड़ियाँ, जो व्हीकल्स में जो ट्यूब टायर्स लगे होते हैं, वो भी रबड़ का ही एक प्रकार है, वो भी एक पॉलीमर है जिसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, ठीक है। पॉलीथीन जो डेली लाइफ में हम लोग प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, बकेट्स इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक के, तो ये सब कृत्रिम रूप से इंसानों ने उसको बनाया है। जो कपड़े आपने नायलॉन के कपड़े, डेक्रॉन के कपड़े, ये सब जो आप कपड़े पहनते हैं वो सब सिंथेटिक है, ठीक है। वही अभी जो हमने बात करी टाइप्स ऑफ पॉलीमर, वो हिंदी वर्जन था, यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि पॉलीमर को सोर्स के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, नेचुरल एंड सिंथेटिक। सिंथेटिक में भी जैसे मैंने बात की, जो ह्यूमन बींग्स ने जिस पॉलीमर्स को बनाया वो सिंथेटिक कहलाएगा, और जो हमको प्राकृतिक रूप से हमको नेचर्स ने प्रोवाइड किया है वो कहलाएंगे नेचुरल पॉलीमर। तो ये सिल्क, वुड, लेदर सब। अब आ जाते हैं सिंथेटिक को भी मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब
अब एक कोपॉलीमर वर्ड है। मोस्ट पॉलीमर चेन आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बता दूं मोनोमर्स क्या होते हैं, अगर एक ही प्रकार के मोनोमर से अगर कोई पॉलीमर बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमर, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दो अलग अलग प्रकार के एकलक या मोनोमर से जब कोई पॉलीमर बनता है तो उसको हम लोग हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो दूसरा हम लोग वर्गीकरण जान लेते हैं कि संरचना के आधार पर वर्गीकरण, यानी बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट। ये जो मोनोमर यानी एकलक यूनिट किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं उसके आधार पर भी 3 तरीके से पॉलीमर को विभाजित किया जाता है। तो पहला है रेखीय बहुलक, जिसको हम लीनियर पॉलीमर्स बोलते हैं। तो इन बहुलकों में एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। इस प्रकार रेखीय श्रृंखला का निर्माण होता है। तो लीनियर पॉलीमर या रेखीय बहुलक आप समझ में आ गया कि जब आपस में एकलक यूनिट एक सीधी लंबी चेन बना दे। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक इमेज दिखाई थी। तो इन बहुलक का गलनांक, घनत्व, तनन सामर्थ्य आदि के मान उच्च होते हैं। तो जो लंबी श्रृंखला वाले जो पॉलीमर्स होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी स्ट्रांग होती है। उदाहरण के लिए उच्च घनत्व पॉलीथीन हो गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में HDP बोलते हैं, या इंग्लिश में हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और नायलॉन 66। उसके बाद साखिक बहुलक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्रांच पॉलीमर। इन बहुलक में एकलक इकाइयाँ जुड़कर एक दीर्घ श्रृंखला बनाती है, जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। इस मुख्य श्रृंखला से जुड़ी विभिन्न लंबाई की पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं। मतलब जैसे आपने पेड़ को देखा, पेड़ में एक सीधा तना होता है, उसे फिर किनारे किनारे से शाखाएं निकलती हैं। ठीक उसी तरीके से आप पेड़ का ही एक इमेज बनाकर आप पॉलीमर को भी समझ सकते हैं कि एक लंबी श्रृंखला का पॉलीमर जुड़ गया, फिर उसके अगल बगल से भी अलग अलग श्रृंखलाएँ जुड़कर उसको ब्रांच का आकार देती हैं, यानी श्रृंखला का शाखिक जिसको बोलते हैं उस तरह का एक आकार देती हैं। तो इस तरीके से भी पॉलीमर मतलब मोनोमर या एकलक आपस में जुड़ते हैं, तब भी पॉलीमर का निर्माण होता है। तो उसका एग्जाम्पल है निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन, यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन और ग्लाइकोसिन। उसके बाद है त्रिथक वृद्ध बहुलक, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशन नेटवर्क पॉलीमर। इस इकाई में एकलक इकाइयाँ की लंबी श्रृंखला आपस में तीर्थक बंधों द्वारा, यानी 3 डायमेंशनल, यानी ऊपर से भी, नीचे से भी, पीछे से, तब दाएं बाएं जहाँ से भी उनको जगह मिलती है वहाँ से पॉलीमर आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। इसका आकार बड़ा होता है और एकलक इकाइयों के मध्य प्रबल बंध होता है। तो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये बहुत ज़्यादा कठोर और हार्ड होते हैं, दृढ़ एवं भंगुर होते हैं। उदाहरण बेकलाइट, मेलामिल, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आदि। ये बहुलक पिघलते नहीं है परंतु अधिक गर्म होने पर जलने लगते हैं। आपको बता दूं ये इतनी इकाइयाँ इतनी ज़्यादा आपस में जुड़ जाती हैं कि ये श्रृंखला इतनी हार्ड हो जाती है, ठोस हो जाती है कि अगर आप उसको गर्म भी करें तो श्रृंखलाएँ टूटती नहीं है, पिघलती नहीं है, बल्कि और ज़्यादा घनत्व होकर और उसको हार्ड बना देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि पॉलीमर्स को अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में बांटा गया है, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और 3 डायमेंशनल पॉलीमर। ठीक है, अब आ जाते हैं आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण, यानी फोर्स जो मोनोमर यूनिट के बीच में जो एक तरह का बल काम करता है, जिसको जो मॉलिकुलर फोर्स की हम बात करें, इंटरमॉलिकुलर फोर्स के आधार पर पॉलीमर का जो वर्गीकरण है वो मतलब क्लासिफिकेशन कितने रूप में है, तो वो है 4। तो पहला है ताप प्लास्टिक, ताप शून्य और या थर्मोप्लास्टिक। ये तीनों एक ही नाम है, जिसको हम थर्मोप्लास्टिक हो गया, यानी ये बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, इन्हें किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। जो थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर की एक इकाई है, इसको अगर आप गर्म करेंगे तो ये मुलायम हो जाता है और किसी भी हम आकार में इसको परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। ठंडा करने पर यह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, ताप प्लास्टिक बहुलक कहलाते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक का मतलब कि अगर इसको ठंडा करेंगे तो जो इनका शेप है उस शेप में आ जाएगा। ये लंबी श्रृंखला वाले रेखीय बहुलक होते हैं। अब जो थर्मोप्लास्टिक का जो अरेंजमेंट होता है वो लंबी श्रृंखला के आधार जैसा होता है। तो पॉलीथीन, PVC या पॉलीस्टराइन ये उसको उदाहरण है। उसके बाद होता है थर्मोसेटिंग बहुलक की बात कर रहे हैं।
तो थर्मोसेटिंग बहुलक होते हैं वे बहुलक जो गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा कठोर दृढ़ पदार्थ में बदल जाते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। देखो ताप दृढ़ बहुलक का मतलब यह है कि आप उसको जितना गर्म करो वो पिघलेगा नहीं, बल्कि और ठोस और बहुत और हार्ड होता चला जाता है, और इस बहुलक को गर्म करने से पुनः मुलायम अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें इसके प्रबल सहसंयोजक बंद होते हैं, और आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आप उसको गर्म भी करो तो और ये हार्ड होता जाएगा और अलग अलग नए बॉन्डों का निर्माण हो जाता है, जिससे कि ये सॉफ्ट नहीं होते बल्कि और ठोस होते जाते हैं। तो उदाहरण में है बेकलाइट है, मेलामीन, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन है। उसके बाद है प्रत्यास्थ बहुलक, वे बहुलक जो रबर के समान प्रत्यास्थता दर्शाते हैं, अर्थात खींचने पर शीघ्र ही अपनी लंबाई से लंबे 2-3 गुना खींच जाते हैं एवं तनाव हटाने पर पुनः प्राथमिक आकृति में आ जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे इलास्टिसिटी की जो हम बात करें, इलास्टिक पॉलीमर कहलाते हैं। इसमें ऐसा क्या होता है कि ये पॉलीमर ऐसे कि अगर हम इनको फोर्स दें, अपनी बाहरी बल दें, तो ये अपना शेप जो इनका आकार होता है उससे 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगे, पर जैसे आप ये फोर्स या बल को हटाएंगे तो पुनः ये अपने आकार में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो पॉलीमर वो इलास्टिक पॉलीमर कहलाते हैं। उदाहरण में हो गया आपका कृत्रिम रबड़, प्राकृतिक रबड़, सिलिकॉन रबड़। यानी रबड़ के हर जो भी आपके पास उदाहरण है, जैसे सिलिकॉन हो, नेचुरल रबड़ हो, सिंथेटिक रबड़, हर प्रकार के जो रबड़ होते हैं वो सब इलास्टिक पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो है रेसे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फाइबर। ये बहुलक जिनकी 2 श्रृंखलाओं के मध्य अंतराणविक हाइड्रोजन बंध या द्रववित आकर्षण बल पाए जाते हैं, रेसे कहलाते हैं। इसमें तन्य सामर्थ्य बहुत अधिक होता है। ये उच्च दृढ़ता वाले क्रिस्टलीय प्रकृति के रेसे होते हैं, ये लचीले भी होते हैं। अब इसका मतलब ऐसा है कि ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस है, जो रेसे, जितनी प्रकार के रेसे या फाइबर जो बनता है वो जो एक प्रकार का पॉलीमर है, और ये कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा ये पॉलीमर्स तैयार होते हैं। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है बहुत स्ट्रांग होती है, पर लचीलापन जिसकी हम बात करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इसको रेशा का नाम इसलिए दे रहा है क्योंकि आप इसको मतलब इसकी लंबाई बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है नायलॉन है, पॉलिस्टर्स हैं। अब उसके बाद है संगठक इकाइयों या एकलक इकाइयों के आधार पर वर्गीकरण, मतलब किस प्रकार की पॉलीमर्स इस्तेमाल किया जा रहा है मतलब पॉलीमर बनाने के लिए, बहुलक बनाने के लिए, कि किस प्रकार का इस्तेमाल हो रहा है, उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। तो एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलक 2 प्रकार के होते हैं। समबहुलक, यानी जिसमें एक ही प्रकार का मोनोमर यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, जैसे पॉलीथीन हो गया। पॉलीथीन में एक ही मोनोमर कौन सा, इथीन का मॉलिक्यूल। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड में कौन सा मोनोमर यूनिट हो रहा है, यानी एक, यानी पीवीसी। तो एक ही प्रकार का जब मोनोमर या एकलक प्रयोग में लाया जाता है पॉलीमर बनाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं समबहुलक। ठीक है, समबहुलक या सहबहुलक या विषम बहुलक, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की एकलक इकाई से बनते हैं, उसे सहबहुलक कहते हैं। उदाहरण होगा स्टायरीन, ब्यूटाडाइन, रबर। तो इसमें 2 प्रकार के पॉलीमर मोनोमर यूनिट यूज़ किया गया, एक तो स्टायरीन है, दूसरा है ब्यूटाडाइन। तो 2 अलग अलग मोनोमर आपस में जुड़ के ये इस प्रकार का पॉलीमर बना रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे सहबहुलक। ठीक है, यानी हेट्रोपॉलीमर। उसके बाद है बहुलक या बहुलीकरण। बहुलक उच्च अणु वाले हैं, बड़े आकार के अणु हैं जिनके हमारी रोज़मर्रा के जीवन में बहुत महत्व है। या कोई छोटी अणु से मिलकर बनते हैं तथा ये रचनात्मक रूप से कई आणविक श्रृंखलाओं के रूप में प्रस्तावित होते हैं। जब एक ही यौगिक के 2 अथवा 2 से अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, उसे बहुलक कहा जाता है तथा यह क्रिया बहुलीकरण कहलाती है। ठीक, अब आ जाते हैं बहुलक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पॉलीथीन विद्युत रोधक, पैकिंग, घरेलू तथा प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया। जो पॉलीथीन आप सभी जान रहे हैं कि उसको पैकिंग के लिए, सामान को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टेफ्लॉन, जो नॉन स्टिकी रेजिन है, बर्तनों में कोटिंग की जाती है ताकि बर्तन ख़राब ना हो, या उसमें जब हम खाना पकाएं तो जले नहीं, कम तेल में खाना बन जाए, उसके लिए हम लोग टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। टायर एंड ट्यूब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी प्रकार के जो वाहन है उसकी जो टायर्स बनते हैं वो भी सिंथेटिक रबर्स के बनाए जाते हैं। उसके बाद रेशे की हम बात करें तो फाइबर्स बन रहे हैं, नायलॉन हो गया,
ये मछलियाँ पकड़ने की जो फिशिंग नेट्स बनते हैं वो नायलॉन के बनते हैं। उसके बाद जो हम लोग रोज़मर्रा में जो कंघी करने के लिए जो कॉम्ब यूज़ करते हैं वो भी एक प्रकार का पॉलीमर है। प्लास्टिक जो हम लोग बर्तनों में आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, प्लास्टिक के मग, बर्तन, उसके बाद आपका चेयर, कुर्सी, ये सब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं सब पॉलीमर्स ही हैं। ठीक है, अब कुछ हम प्रॉपर्टीज़ की भी बात कर लेते हैं। पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी क्या है आपको बता दूं। हम आज पॉलीमर्स पे इतना ज़्यादा आश्रित क्यों हैं, तो उसका पहला रीज़न है कि वो सस्ता होता है, सुलभ, आसानी से हमको प्राप्त हो जाता है, मजबूत होता है, लंबे समय तक चलता है, ड्यूरेबल होता है। सस्ता होने के वजह से आम आदमी के पहुंच तक होता है और बहुत आसानी से बन जाए, ईजी टू मैन्युफैक्चर, यानी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत मशीन और उपकरण का या रख रखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए आसानी से हमको वो मुहैया होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको जिस रंग में चाहिए कलर भी मौजूद रहता है, कलर अवेलेबिलिटी भी मिल जाती है और लाइफ लॉन्ग रहता है, मतलब लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं कि उसको भी रिसाइकलिंग भी होती है, तो उसको वापस से हमको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे थर्मोप्लास्टिक बेस्ड जो पॉलीमर्स होते हैं, अगर आपने इस्तेमाल किया, अगर वो टूट गया तो आप उसको बेच कर वापस नया रिप्लेस हो जाएगा, फिर वो नए सिरे से फिर पिघला कर उसके द्वारा फिर से सामान को मतलब जो भी वस्तुएँ बनाना चाहे वह बन जाती, तो यानी वो रिसाइकिल भी किया जा सकता है। तो इसलिए कुछ पॉलीथीन के जो ये पॉलीमर के गुण इतने यूनिक होते हैं, इस वजह से इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ पॉलीमर्स की सिंथेसिस को जानेंगे कि किस तरीके से बनाए जाते हैं और उसका गुण क्या है और उसका कहाँ प्रयोग होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।